नमस्कार देवी और सज्जनों। आज मैं आपको भारत की कृषि का थोड़ा एक छोटा सा हिसाब किताब बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको अंग्रेजी में एक भाषण दिया था और वो भाषण 18 मिनट का था, तो उससे लगभग थोड़ा छोटा ही होगा ये भाषण। देखिए, ये जो मैं कह रहा हूँ ये मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए है, बहुत विद्वान लोगों के लिए ये भाषण नहीं है। देश में असलियत कृषि की क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में उजागर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, जब कृषि की जब बात करते हैं तो कृषि में मुख्यतः आप सबको मालूम है 3 फसल होती हैं: रबी, खरीफ, जायद। रबी में गेहूँ और जौ आता है, खरीफ में धान आदि आता है और जायद में रागी वगैरह आती है। जायद के मामले में उत्तराखंड सबसे टॉप में है और वैसे उत्तराखंड का पहले 10 स्टेट में कहीं नाम नहीं है। तो ये एक मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर हम जब फार्मिंग की बात करते हैं तो बहुत सी प्रकार की फार्मिंग होती है। खाली अनाज ही नहीं उगाती है देश में किसान, नहीं उगाते हैं, बल्कि बहुत सी चीज़ें, फल फूल उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, उसके बाद जूट उगाते हैं, कपास उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं। बहुत सी प्रकार की चीज़ें देश में पैदा होती हैं। तो खाली चावल और गेहूं वाले को ही आप उगाने वाले को ही आप किसान न समझें। दूसरा, अगर हम ये कहें स्टडी के हिसाब से, भारत में सबसे बेस्ट फार्मिंग है पोल्ट्री फार्मिंग। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत में एक अंडा अगर आप फुटकर में लेंगे तो आपको 4 रुपये का मिलेगा, 5 रुपये का मिलेगा। अगर आप थोक में लेंगे तो लगभग 4 रुपये का मिलेगा। और यही अंडा हमारे पड़ोसी देश में 30 रुपये में बिकता है। पड़ोसी देश में यही अंडा 30 रुपये में बिकता है और दुनिया में सबसे महंगी रोटी हमारे पड़ोस में मिलती है। तो ये मैं भारत की कृषि की बात आपको बता दूं, जहां पड़ोस की बात मैंने इसलिए कही कि पड़ोसी टीवी पर बैठकर हमारे किसानों का धरना देखने का उनको बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। तो मैंने सोचा थोड़ा इस बात के लिए उनको भी थोड़ा मैं इनडायरेक्टली क्लियर कर दूँ। देखिए, भारत में जो कृषि होती है वो 70% लोग जो है वो कृषि करते हैं और इसमें 17% में 82%, 82% जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं और 70% किसानों में जो देश के पूरे किसान 70% हैं, 30% और धंधे में हैं। तो ये जो 70 में से 82% जो हैं वो हैं छोटे और मझले किसान, मार्जिनल फार्मर्स उनको कहते हैं। मतलब उनकी खेती इतनी कम हो गई है कि अब उसके बाद हो सकता है आने वाले समय में अगर उनके 2-3 बच्चे और हो गए तो वो डिवाइड होकर बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो बाकी जो बड़े किसान हैं वो सिर्फ 18% है, 18%। देखिए, जो 18% जो बड़े किसान हैं इन्हीं में जो है बिचौलिए भी हैं, जो मिडिल मैन हैं, अधिकांश इन्हीं 18% में बिचौलिए भी आते हैं। अब देखिए, देश में क्या होता है, देश में मैं खुद भी देख रहा हूँ। मैं तो पहले किसान हूँ, फिर एक सैनिक हूँ। मैं देख रहा हूँ कि देश में पहले ज़माने से अभी फ़िलहाल तक धरने की राजनीति चलती थी और अब समय बिल्कुल बदल गया है। जब से मोदी जी आए हैं ये विकास की राजनीति शुरू हो गई है। अब धरना देने वाले को कोई देश में वोट देने वाला नहीं है, क्योंकि धरने देने वाले को लोगों को पता लग गया है कि ये धरने देने वाले कुछ काम करने वाले नहीं हैं ये धरातल पर। तो लिहाजा जो धरने का मामला है, जो लोग ये समझते हैं कि धरना दे के हम या आंदोलन करके हम सरकार को बदली कर देंगे या नई सरकार ले आएंगे। देखिए, ये 18% जो लोग हैं जो धरने पे बड़े किसानों में जो आते हैं, उनमें से भी लगभग 5 या 6% किसान ऐसे हैं जो
बिचौलिए के रूप में, प्लस अपने और रिश्तेदारों जान पहचानों को बुला के लगभग 5% के किसान आज की तारीख में आंदोलन के पक्ष में हैं। और ये खासकर आप मालूम है आपको कुछ विशेष राज्यों से इस प्रकार का की मुहिम चली हुई है, और वो राज्य हमारे पड़ोसी देश से मिलते जुलते हैं मिलते जुलते हैं मीन्स उनसे उनका बॉर्डर मिलता है, तो समस्याएं कहाँ से पैदा होती हैं देश में हर व्यक्ति जानता है। अगर हम किसान की वास्तव में गुणवत्ता की बात करें, देखिए ऐसा है, किसान देश का सबसे बड़ा सेवक है, क्योंकि वह दुनिया की 25% चीज़ें पैदा करता है। खाने पीने की 25% चीज़ें भारत में पैदा होती हैं दुनिया में। और ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो 27% चीज़ों को कंज्यूम करता है। मतलब 25% पैदा करता है दुनिया का, और दुनिया का 27% खाता है। इसका मतलब अभी भी 2% की कमी है, क्योंकि 2% अभी भी हमको कम पड़ता है। तो वो 2% को एडजस्ट उसका होता है, वो एक साधारण भाषा में आपको ये बता दूं, वो आयात और निर्यात करके वो एडजस्ट होता है। आज की तारीख में हम 14% हमारा निर्यात होता है हमारे देश से, उसी प्रकार से थोड़ा बहुत कम आयात भी होता है। तो जो 2% जो अधिक हम जो खाते हैं, तो उसका ध्यान रखते हुए ये भाजपा सरकार ने क्या किया, इन्होंने खेती की जो गुणवत्ता है और जो पैदावार है उसको बढ़ाने की कोशिश की। तो वो गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक तो आजकल आप जानते हैं कि जब से ये रेरा आई हुई है, खेती मकान के लिए बिकना बहुत कम हो गई है। आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से लोग जो काला धन सीधे खेती में डाल देते थे, अभी उनको खेती में डालने का मौका ही नहीं मिल रहा है काले धन को। और दूसरा, पहले सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बना करती थी, आजकल हर जगह आप देखते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग होती हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती हैं, 30 मंजिला, 32 मंजिला, 57 मंजिला। तो इससे क्या होती है, हमारी खेती बचती है। अब देखिए, किसानों को ये भी मालूम होना चाहिए कि आज की तारीख में आज से 1 दशक पहले एक किसान के पास 1.5 एकड़ ज़मीन हुआ करती थी। तो अब सरकार ने ये हिसाब लगाया कि पिछले 10 साल में ये 1.5 एकड़ से कम होकर अभी 1 एकड़ प्रति किसान आ गई है। तो आने वाले समय में यह और कम ना हो जाए, इसकी वजह से सरकार ने जो है एक कानून बना करके पहले तो रेरा के हिसाब से ज़मीन को बचाया किसानों के लिए, और फिर ये किसी का कानून वो लोग लाए। देखिए, अगर आप बात करें देश में पैदावार की, तो अनाज, दूध, फल और सब्जी दुनिया का सेकेंड प्रोड्यूसर है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो है वो यहाँ जो है, मेरे हर वक्त वर्ड को आप अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान का मतलब है हिमालय से सिंधु से बना हुआ है ये। हिंदुस्तान का मतलब है हिमालय से सागर के बीच में रहने वाले सारे लोग। तो हिंदुस्तान में अनाज, फल, सब्जी, ये दुनिया का सबसे सेकंड प्रोड्यूसर है इंडिया, इन 4 चीज़ों का। और मैंने बोल दिया इन्हीं 4 चीज़ों का, प्लस अन्य बहुत सी चीज़ों का भारत फर्स्ट कंज्यूमर भी है, सबसे ज़्यादा उसकी खपत भी करता है। उसका कारण ये है कि एक तो भारत की जो संख्या है, जो जनसंख्या है, वो दुनिया की 1/6 है। और 1/6 होने के बावजूद ज़्यादा कंजम्पशन इसलिए होता है कि हमारी जो जनसंख्या है वो ज़्यादा यंग लोग हैं हमारे पास। वो बस दौड़ते कूदते खाते पीते ज़्यादा हैं, तो लिहाजा कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा है, उसी हिसाब से काम भी ज़्यादा करते हैं, इसलिए प्रोडक्शन भी हमारा ज़्यादा आता है। तो लिहाजा निचोड़ ये हुआ कि आज की तारीख में अगर हम कृषि की बात कहें, तो मोदी जी को ये मालूम है कि जितने हम पैदा करते हैं और जितने हम खाते हैं, उससे अभी हम 2% पीछे हैं। तो वो 2% पीछे ना हो, इसके लिए आयात ज़्यादा ना करना पड़े, इसके लिए सरकार जो है वो संचयन बोलते हैं, स्टोर करना, संचयन की व्यवस्था को बढ़ा रही है। तो संचयन की व्यवस्था को बढ़ाने से क्या होगा कि जिन लोगों के पास अनाज पैदा करने के बाद रखने की जगह नहीं है, तो सरकार उसको रखेगी
और उससे क्या होगा कि सरकार एक तो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी, उनको दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, और दूसरा जो क्या होता है कि अब कौन क्या पैदा करेगा वो हर एक व्यक्ति की मर्जी है, लेकिन देश में किस चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है वो सरकार को सोचना पड़ता है। उसके बावजूद अब आप गन्ना उगाएं, आप टमाटर उगाएं, आप बैगन उगाएं, आप सेब उगाएं, कोई ग्रेप्स उगाएगा, तो लेकिन पूरे देश में इसका जो विभाजन है, लोगों को हर चीज़ मिलनी चाहिए, इसकी जिम्मेवारी सरकार की हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। इसलिए सरकार हर चीज़ की, हर आइटम की, एक एक आइटम का हिसाब रख के उसका जनता को समय समय पर वो मिले और वो कम न पड़े, ये सरकार करती है। आप जानते हैं कि धरना और पॉलिटिक्स से क्या क्या होता है। एक बार प्याज को लेकर सरकार को बदली कर दिया था लोगों ने, तो उससे क्या होता है, देश की जो प्रगति होती है वो रुकती है इस प्रकार के छोटे मोटे गलत काम होने से, जबकि 75% से अधिक जनता उस बात को नहीं मानती है। ओनली 20% या लेस देन 25% जनता उस धरने के साथ होती है, उसके बावजूद भी देश को नुकसान होता है। तो ये बहुत एक आम आदमी को, आम आदमी मतलब साधारण व्यक्ति को जानने की आवश्यकता है। अब जहाँ तक बात करें हम उत्तम उत्पादन की, जैसे मैंने कहा था, देखिए देश में 10 ऐसे, प्रथम स्टेट बता देता हूँ मैं, राज्य जहाँ सबसे अधिक पैदावार होती है खेती की। सबसे पहला स्टेट है पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर उसके बाद गुजरात, फिर 5वें नंबर पर आता है हरियाणा, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आसाम। देखिए आसाम जैसा स्टेट जो है वो 7वें स्थान पर आता है। आंध्र प्रदेश यूनाइटेड की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, जबकि इन पहले 10 वालों में नहीं है, लेकिन रागी में जो जायद की फसल है उसमें सबसे प्रथम है देश में। तो ये आ गई आपकी उत्पादन की क्षमता हमारे देश की। देखिए अब सरकार ने क्या कोशिश की, आफ्टर ऑल लोगों को जो बहकाते हैं तो लोगों को ये तो मालूम होना चाहिए कि भाई हमारी कृषि की हालत क्या है और सरकार क्या कर रही है, इसमें क्या हमारा भला है या बुरा है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं सरकार की कोशिश में कि सरकार काले कानून बंद करेगी, बैठते ही जो सरकार काले कानूनों को रद्द करेगी, तो ये आप गारंटी ले लो मेरी ओर से कि वो कोई एक भी काले कानून नहीं बनाएगी। तो जिनका ये आरोप है कि कृषि एक काला कानून है, ये उनका कुछ व्यक्तिगत वहाँ स्वार्थ पड़ा हुआ है, कहीं न कहीं वो पिंच हो रहा है। और आप जानते हैं हमारे देश का इंटेलिजेंस तो बहुत पुअर है, आपको कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा कि किसको क्या तकलीफ हो रही थी, कहाँ से तकलीफ हो रही थी। और इस प्रकार के धरने, इस प्रकार की चीज़ें बहुत बार आती हैं और उनका जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट फिर जो इस प्रकार के धरनों में खड़े होते हैं उन्हीं को पता लग जाता है। तो लिहाजा मैं किसानों को ये कहूँगा कि हमारे देश में 82% किसान ऐसे हैं जो कमाते हैं और खाते हैं। तो लिहाजा अगर वो धरने पर जाएंगे तो बेचारे धरने में क्या खाएंगे, और फिर धरना जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या खाएंगे। यहाँ कृषि में ऐसा होता है, रोज़ कमाना होता है और रोज़ खाना होता है। कृषि का एक ऐसा रेगुलर सिस्टम है जो किसी भी कंपनी में इतना रेगुलर सिस्टम नहीं होता है। आप किसी भी कंपनी में आगे पीछे काम कर सकते हैं, लेकिन कृषि में आपको समय को देख के, सीजन को देख के, व्यवस्था को देख के, चीज़ों की अवेलेबिलिटी को देख के आपको उसी समय पर वो काम करना होता है। देखिए दूसरी बात, तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि 65 साल में अगर आप याद रखो तो आपको सरकार ने क्या किया शायद आपको ढूंढना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी एक भाषण में बताया था कि भाई कैसे श्वेत रिवॉल्यूशन कैसे आया था और ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे आया था, उसकी क्या परेशानियां हुई थी। आपको 65 साल में भारत में सरकार ने कृषि के लिए क्या किया, आप आराम से खा के एक दिन चारपाई पे पीछे बैठ के लेट के ज़रा सोचिए अकेले में, आपको ढूंढ कर 10 पॉइंट भी नहीं मिलेंगे। और अगर आप 6 साल में मोदी सरकार ने क्या किया, अगर आप इसको रिकलेक्ट करना चाहेंगे, याद दिलाना चाहेंगे अपने आप को, तो आप पहली बात तो 50% से ज़्यादा याद नहीं कर पाएंगे, दूसरा नोट भी नहीं कर पाएंगे। और सरकार खुद भी इसमें, मैं जानता हूं कि सरकार खुद भी इस काम को पर लगेगी, तो उनको बहुत काम करना पड़ेगा इस काम को करने में कि भाई क्या क्या काम उन्होंने कर दिए। तो ये 6 साल की मोदी सरकार को, मैं कोई बीजेपी का स्पोक्समैन नहीं हूं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, मैं एक किसान पहले हूं, उसके बाद मैं एक सैनिक हूं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि
जितने भी बैंक अकाउंट खोले गए, सरकार ने सबसे पहले बैंक अकाउंट खोला ताकि हर व्यक्ति के पास बैंक हो जाए। मैं सरकार की कोशिश बता रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने नोटबंदी करी। तो नोटबंदी में क्या हुआ कि किसी भी साहूकार के पास जो बैंक में काला धन पड़ा हुआ था, उसने वो नौकर के अकाउंट में डाल दिया। तो मतलब अकाउंट तो खुला था नौकर के लिए, उसकी सुविधा के लिए, लेकिन लोगों ने वो काला धन उनके अकाउंट में डाल दिया। खैर वो फिर अल्टीमेटली धीरे धीरे पकड़ा गया। रेरा उसके बाद एक कानून लाया गया, जिसको आपको मैंने बताया कि सरकार ने उसमें क्या अच्छाई की। तो ये अच्छे कानून की बात कर रहा हूँ मैं, कृषि कानून की लास्ट में बात करूँगा। तो उसके बाद रेरा के बाद ट्रैफिक कानून आया, जिसमें दुर्घटना बहुत कम होती हैं। आजकल लोग मरते कम हैं ट्रैफिक में, आप देखते हैं आजकल तो जानवर भी आपको रोड पर मरे हुए कम मिलते हैं, अगर आप ठीक से ध्यान दो तो। आप आदमी की बात छोड़ दो। उसके बाद उज्ज्वला योजना, देखिए उज्ज्वला योजना में धुआं तो कम हुआ ही हुआ। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि गांव में क्या होता है, आज भी माचिस हर वक्त अवेलेबल नहीं होती है। मैं तो पहाड़ी इलाके का रहने वाला हूँ, और वहाँ पर क्या होता है कि माचिस के लिए आपको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा मार्केट। तो लिहाजा क्या करते हैं लोग, एक दूसरे के घर से आग ले लेते हैं उधार। मतलब कोयला वहाँ से ले आए एक पत्थर में रख के, दूसरे पड़ोसी के घर से ले आए। पड़ोसी अगर सपोज आधा मील दूर भी है, 1 मील दूर भी है, कोई बात नहीं, वहाँ से एक पत्थर फूकते हुए, पत्थर में रखते हैं कोयला, फूकते हुए घर में लाते हैं। उसके बाद उसको जलाने में लगता है आधा घंटा। तो आजकल लोग स्विच ऑन करते हैं, लाइटर ऑन करते हैं, सीधे गैस जलाते हैं। तो ये सिचुएशन है जो उज्ज्वला योजना की। शिक्षा के मामले में आपको सबको मालूम है, देश में आज़ादी के बाद एक ही प्रकृति के 5-6 एजुकेशन मिनिस्टर रहे, उन्होंने देश की शिक्षा को सुधारने का कोई कोशिश नहीं किया। अब आप एक ही परिवार के अगर 5-6 एजुकेशन मिनिस्टर बिठा दोगे तो देश की शिक्षा का सुधार कैसे होगा। तो देश की शिक्षा के सुधार के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए फिर शिक्षा के कानून बदले किए गए। अब उसके बाद टैक्स की जहाँ तक बात करें, मैंने पहले भी आपको बताया था 18 प्रकार के टैक्स हुआ, 28 प्रकार के टैक्सों को एक प्रकार का कर दिया गया। आज की तारीख में आप जानते हैं कि मोदी जी जहाँ जाते हैं हजारों करोड़ का अनाउंसमेंट कर देते हैं। मतलब ये पहली बार इस प्रकार का ट्रेंड हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से, ज़्यादा नहीं हुआ, पिछले 2 साल से जहाँ जाते हैं इतना 1000 करोड़ दे दिया जी। मतलब इससे दिल खुश हो जाता है, मेरा दिल खुश हो जाता है। मैं ये किसान हूँ, पता नहीं आपका दिल खुश होता होगा नहीं होता होगा, या जिन लोगों को ऊपर की कमाई कम हो गई होगी तो शायद उनका दिल खुश नहीं होता होगा। उसके अलावा देखिए दवाइयाँ, सबसे पहले 20 से 30 इमरजेंसी दवाई, में मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करने वाला व्यक्ति हूँ, और 20 से 30 दवाइयों की कीमत पहले ही कम कर दी। उसमें खासकर हार्ट की जितनी भी बीमारियां ठीक करने वाली दवाइयां हैं उनकी कीमत तो बहुत ही कम कर दी, उनके इक्विपमेंट की कीमत भी कम कर दी। उसके बाद कोरोना आ गया। तो कोरोना काल में सहायता का वो आलम था भारत में कि विश्व के बहुत से देश भारत से सहायता लेते थे, इंडियन की तो आप बात छोड़ दीजिए। तो हिंदुस्तानी को खाना और साथ में उनके बैंक में पैसा, और जो मजदूरों को बेचारों को परेशानी होती थी उनको उनके घर छोड़ना, और इसमें योगी जी की तो बहुत मुख्य भूमिका है, देश इस बात को जानता है। 370 हटा दिया गया, तो हटाते ही बीजेपी वहाँ पर जो है मेजॉरिटी से जीत रही है। तो ये कुछ ऐसे प्रमाण हैं दोस्तों जहाँ आप किसी को बहका नहीं सकते हैं। राम मंदिर जब बना तो इतने सालों से झगड़ा होते जा रहा है, आज देख रहे हैं कि मुसलमान भाई उसमें ईंट गारा लगाने के लिए तैयार है, बैठा हुआ है। तो ये है सिचुएशन। तीसरा, 3 तलाक की बात करें तो 3 तलाक से इतने खुशहाली आई है हमारे मुस्लिम भाइयों की परिवारों में कि जिसकी कोई मतलब जितनी तारीफ करें उतना कम है। 17 साल में देश में सरकार ने, मैं आपको बता दूं, ये ऑन रिकॉर्ड है, 13 परेशानियां क्या हैं किसानों को, उनको डायग्नोज किया। वो 13 परेशानियों को डायग्नोज करने के बाद, अब उतना मेरे पास समय नहीं है मैं आपको वो 13 परेशानियां क्या हैं वो भी बताऊं। उनको डायग्नोज करने के बाद उसको सरकार ने इसका कानून बनाने की कोशिश की, ताकि सबसे पहले सबसे ज़्यादा जनता जिस काम को करती है, 60% जनता कृषि के कार्य में रोजगार करती है, उनको फ़ायदा मिले। इसके लिए सरकार ने ये कानून, कृषि का कानून लाई,
और जो लोग इसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करेंगे और जिस सरकार के प्रतिनिधि गांव-गांव जाकर खेती में खुद खड़े होकर लोगों की परेशानी को देखकर इसका सुधार करेंगे, आप देखिएगा आने वाले चंद समय में भारत की कितनी अच्छी उन्नति हो जाती है और दुनिया में नंबर 1 आने से भारत को कोई नहीं रोक सकता है। ये इतना बढ़िया कानून है कृषि का, मैं एक किसान होने के नाते आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, जहाँ तक विश्वास की बात है, भाजपा के पास तो, भारतीय जनता के पार्टी के पास तो ऐसे मिनिस्टर हैं जो कचरे से और गन्ने के डंठल से, पुआल से पेट्रोल और डीजल पैदा करने वाले ऐसे भी मिनिस्टर हैं भाजपा के पास। तो हमको लोगों की गुणवत्ता को समझना चाहिए और सरकार के साथ कंधा के साथ कंधा मिला के काम करना चाहिए। अब इन शब्दों के साथ मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि देखिए, आपने इतिहास गवाह है, कई लोगों की रोजी रोटी धरना देकर मिनिस्टर बने हैं, धरना देकर नेता बने हैं, उनकी रोटी धरने से चली है। जनता को बहुत अच्छी तरह से बेवकूफ़ बनाया है। अब ऐसा है, कोई डुप्लीकेट स्टैंडर्ड चलने वाला नहीं है। अब धरना देने वाले को न कोई वोट देने वाला है और न गाड़ियां जलाने वाले या रोड ब्लॉक करने वालों को कोई वोट देने वाला है। जो वोट की धमकी देते हैं, मैं आपको ये बता दूं सिंपल भाषा में, एक साधारण किसान के रूप में, कि देखिए ये वोट की धमकी दे रहे हैं 4% लोग देश में। ये 4% लोग में कौन सी पार्टी के लोग हैं वो आप जानते हैं। उसमें एक पार्टी तो ऐसी है उसके पास खेती की कोई ज़मीन ही नहीं है, और उस पार्टी जहाँ वो राज्य कर रही है उसको तो मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, आप किसको अन्यथा न लें आप, जहाँ वो राज्य कर रही है उसको स्टेट होना ही नहीं चाहिए, वो यूनियन टेरिटरी ही ठीक है। क्योंकि उसको स्टेट बनाने के बाद इतनी प्रॉब्लम हुई है देश में कि जहाँ भाई, अब आप जहाँ बैठ, उसको कहते हैं दीप तले अंधेरा। दिया जलाया आपने उजाले के लिए, आप कैपिटल में बैठे हैं, कैपिटल की हालत सबसे देश में बदतर है। आप कोरोना में ले लीजिए, आप पॉल्यूशन में ले लीजिए, आप धरने में ले लीजिए, आप बेईमानी में ले लीजिए। बेईमानी का मेरा मतलब ये है भाई, आप जब 500 रुपया रोज़ देकर बिरयानी खिलाकर लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट दोगे, और तो फिर उसको आप क्या कहेंगे। तो देवी और सज्जनों, इन चंद शब्दों के साथ ये मेरा आज का आपको बहुत फ्री एंड फ्रैंक एक छोटा सा भाषण था, और मुझे आशा है, और ये भाषण विद्वान लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए मैंने चीज़ें बताई हैं। अगर मैं किसान ही रह जाता शायद मुझे इन सब चीज़ों का पता नहीं लग पाता। वो तो अच्छा है कि मेरी तो पिताजी, जब मैं 2.5 वर्ष का था तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। तो मैं तो वैसा किसान हूँ कि जो अभी तक इतने यहाँ पहुँचने के बाद भी पूस की वो रात को मैं याद करता हूँ जब मैं ठंड में मरा करता था, मतलब ठंड में अपना जीवन यापन किया करता था। तो दोस्तों, इन शब्दों के साथ मैं लखनऊ इंडिया से बोल रहा हूँ, कर्नल हुकम सिंह बिष्ट। आप सब स्वस्थ रहें, प्रगति करें, स्वस्थ रहें, प्रगति करें, खुश रहें। ये 3 शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सादर नमस्कार।